They can easily hire other people, give them referral links and then say induce करो clients को. और इन ब्रोकर्स की मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इन तरह की शिकायतें कंसिस्टेंटली इनके खिलाफ ऐसे क्यों आ रही है। People has been paying 1.5 lakh without any payout request. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ऐसे कुछ काम करते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू। उन लोगों के ऊपर कर्व तो लगेगा ही। Yes, I confirmed all trades as it is 5 तारीख को. टोटल शिकायतें 466 और इस तरह की शिकायत 339, मतलब अराउंड 72.7%। अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग मतलब कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपसे बिना पूछे और काफी केसेस में आपको पूछ के लॉक इन करना, ट्रेड्स प्लेस करना और बहुत सारे केसेस में आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देना। बहुत सारे ब्रोकर्स के, सब ब्रोकर के, रिलेशनशिप मैनेजर अपने ब्रोकरेज के टारगेट पूरा करने के लिए आपको इंड्यूस करते हैं, आपको कुछ गारंटी रिटर्न की बात करते हैं जिसके केस में आप लॉग इन उनके आज में दे देते हैं और उसके बाद इतने ट्रेड्स, इतने क्वांटिटी का ट्रेड प्लेस करते हैं कि आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना काम ही, अपनी जिंदगी कुछ इस तरीके से चलाते हैं। लेकिन अब सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है जो कि आगे चल के सर्कुलर बनेगा, मतलब एक रेगुलेशन बन जाएगी, रूल बन जाएगा जिसके तहत अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग करना जिस तरह से आज की तारीख में चल रही है वो कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। ये वीडियो उन लोगों को देखने की जरूरत है जो मार्केट में नए हैं, जल्दी न्यूज, जल्दी लालच में आके अपना अकाउंट किसी को हाथ में दे देंगे। उन लोगों के लिए है जो ये काम करते हैं, उन सोशल मीडिया फेक इन्फ्लुएंसर के लिए है जो कि अपने लाइफ अर्निंग कुछ इस तरह के काम से करते हैं और बहुत सारे उन सब ब्रोकर्स के लिए है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी। वैसे तो स्टॉक ब्रोकर बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ सब ब्रोकर ऐसे हैं जो कि अपने महीने का, अपने ईयरली रेवेन्यू का टारगेट इन तरह के कामों से पूरा करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करीब 10 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग स्कैम्स के बारे में बात की गई थी। टेलीग्राम चैनल्स दिखाए गए थे, अकाउंट हैंडलिंग किस तरह से करवाई जाती है, लोगों को कैसे इंड्यूस किया जाता है, कुछ केस स्टडीज के बारे में बात की थी, कुछ लोगों से भी बात की थी इस वीडियो में। क्योंकि ये जो तरह का स्कैम होता है ज्यादातर नए लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है खुद ट्रेड करने के लिए। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनका फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। उनका स्टॉक ब्रोकर, उनका आरएम जो कि इमोशनल करके बहुत प्यारी प्यारी बातें करके कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका अकाउंट देखूंगा, वी विल मैनेज योर प्रॉफिट्स, माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू गेट यू प्रॉफिटेबल, उसके बेस पे मेरा इंसेंटिव बनता है। ऐसी ऐसी बातें करके अकाउंट हैंडल किए जाते हैं। और ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका डीमैट अकाउंट उनका सब ब्रोकर या उनका आरएम मैनेज खुद कर रहा है, उनसे ओटीपी कुछ और बोल के ले लिए जाते हैं। इवेंचुअली जब सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तब जाके क्लाइंट को रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मार्च 2024 का ये आर्बिट्रेशन ऑर्डर जहां पे सेबी ने डील मनी कमोडिटीज के खिलाफ एक्शन लिया, जहां पे क्लाइंट का अकाउंट बिना उससे पूछे ट्रेड किया जा रहा था। क्लाइंट एक रिटायर्ड सिटीजन थे, इनफैक्ट उनकी बीवी अकाउंट हैंडल किया गया। एक अकाउंट में 25-30 लाख रुपए था, दूसरे अकाउंट में 18-20 लाख रुपए, सारा का सारा वाइप आउट कर दिया। इवेंचुअल ऑर्डर में सेबी के आर्बिट्रेटर ने कहा कि जो पैसा आपने लॉस के रूप में खोया है डील मनी कमोडिटीज, वो तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ 18% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा एज इट इज भरपाई करनी पड़ेगी। 22 लाख के क्लेम पे 41 लाख रुपए उस क्लाइंट को वापस मिले थे। लेकिन हर केस में इस तरह का ऑर्डर आए ऐसा भी नहीं होता और दिक्कत ये भी है कि ऐसे बहुत से केस होते हैं। सेबी में किसी स्टॉक ब्रोकर, आईए, आरए के खिलाफ अगर आपको शिकायत करनी होती है तो अलग अलग टाइप्स ऑफ शिकायत होती है। जो अनऑथराइज्ड ट्रेड की शिकायत है वो टाइप 4 स्पेसिफिकली 4A में आती है। ऐसी 1193 शिकायतें 2022-23 में लगाई गई थी। 2023-24 में नंबर बढ़ के 1400 तक पहुंचा। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में नंबर 3821 हो चुका है। मतलब इतने डीमेट अकाउंट्स में अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेड किया गया एंड दैट इज व्हाई सेबी हैज कम अप विद दिस कंसल्टेशन पेपर कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अभी कंसल्टेशन पेपर आखिर कहता क्या है? पेपर कहता है कि जो इलीगल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग अकाउंट यूज किए जाते हैं, सिम स्पूफिंग की जाती है, मतलब कि सिम को स्वैप कर दिया जाता है, आपके सिम के साथ आप ही के नंबर का एक और सिम ले लिया जाता है। टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी हो सकता है। शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन सब को रोकने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हरवाए गए हैं। अब दुनिया के हर एक फोन में एक IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बताता है कि एक फोन दूसरे फोन से अलग कैसे है। अब जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसमें आपके मोबाइल का IMEI नंबर, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्लाइंट कोड और साथ में आपका सिम नंबर, मतलब आपका मोबाइल नंबर का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहता है।
तो ही आप ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब जैसे कि यूपीआई की एप्स ने आपने देखा होगा, आपका यूपीआई ऐप गूगल पे, फोन पे चेक करता है कि आपका जो नंबर है जो आपने साइन अप करने के टाइम पे डाला है वो सिम आपके उसी फोन में पड़ा है या नहीं, और उसी सिम के साथ कौन कौन से बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं वो सब के सब वो डिस्प्ले कर देता है। कुछ ऐसा ही प्रोविजन इस कंसल्टेशन पेपर में बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर जो भी ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड है, उस केस में आपका डीमैट अकाउंट का क्लाइंट कोड का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उसी फोन से ही ट्रेड्स प्लेस किए जा सकते हैं। मतलब कोई और पर्सन जिसको आप सिर्फ ओटीपी दे देंगे जो कि अपने फोन नंबर और अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड होगा, वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को सिम बाइंडिंग कहा जाता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक एक्सेस, उसके अलावा पिन का इस्तेमाल करके भी अपने फोन के थ्रू अपने ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे लगाई जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि अगर मैं अपनी फैमिली का अकाउंट संभाल रहा हूँ, अगर मैं अपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना चाहता हूँ, किस तरह से वो चीज होगा, और अगर मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड करना चाहता हूँ या दो अलग अलग डिवाइसेस पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो ये कुछ चीजों के सोल्यूशन दिए गए हैं, कुछ चीजें रखी गई हैं कि आगे चल के इनको देखेंगे। सबसे पहले इसी बात का जवाब देते हैं। अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन करना है तो उस केस में जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे क्यूआर या टेलीग्राम पे क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने मोबाइल डिवाइस से जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, उस मोबाइल डिवाइस से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वेब या डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस बात पे एक प्रोविजन ये भी रहेगा कि आप किसी फोटो बेस्ड क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो क्यूआर कोड अपनी मीडिया गैलरी में से आप नहीं निकाल सकते, वो एक्चुअल में सामने होना चाहिए। मतलब मोबाइल और डेस्कटॉप एक्चुअल में आसपास होंगे, तभी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब कि कुछ स्टॉक ब्रोकर आपको क्यूआर कोड भेजे और अपने अपने घर से एक्सेस कर दें, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब एक चीज ये भी बता दूं, जो कंसल्टेशन पेपर कहता है कि मान लीजिए कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर या आरएम किसी भी इंसान जिसको आप अकाउंट देना चाहते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं, उसमें लॉगिन फिजिकली जाके लॉगिन कराते हैं और घर आ जाते हैं। अगर आपका घर 100 मीटर के दायरे से दूर है तो वो जो लॉगिन आप वेब पे करके आए थे वो अपने आप से लॉग आउट हो जाएगा। मतलब द लॉगिन इज ओनली एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज यू आर सिटिंग इनसाइड द 100 मीटर रेडियस ऑफ दैट पर्सन। अब इस पर्टिकुलर केस में कुछ जेन्युइन ट्रेडर्स की तरफ से भी कंसर्न आ सकते हैं, लेकिन जो इनजेन्युइन लोग हैं उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे फोन का अगर स्क्रीन टूट जाता है, मेरा फोन गुम जाता है, तो उस केस में मैं ट्रेड कैसे प्लेस करूंगा, क्योंकि आपने तो एक ही फोन अलाउ किया। यहाँ पे दो चीजें समझना जरूरी है। हर एक ट्रेडिंग क्लाइंट को एक सेकेंडरी फोन जिसमें सिम बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है अलाउ की जाएगी, और साथ में एक फॉल बैक ऑप्शन भी एक्सचेंज के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, जहां पे अगर आपका फोन या दोनों फोन टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उस केस में क्लाइंट एग्जैक्टली क्या कर सकता है। इस कंसल्टेशन पेपर में हालांकि एक सॉल्यूशन लिखा है कि उस केस में ट्रेडर अपने ब्रोकर के साथ री केवाईसी करवा सकता है एंड वापस से नए मोबाइल नंबर को ऐड अप करवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है। बट जो ये कॉम्बिनेशन है IMEI नंबर के साथ और आपके सिम के साथ और आपके यूनिक क्लाइंट कोड के साथ, वो वैसा ही रहेगा। आई पर्सनली लाइक द आइडिया टोटली 100%। अब इसके अलावा बहुत सारी बातें और की गई हैं कि फैमिली अकाउंट में अगर आपको ट्रेड करना है, आप अपने फैमिली का अकाउंट संभालते हैं, तो उस केस में भी डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में मोबाइल नंबर देने का प्रोविजन रखा जाएगा। इसके अलावा कॉल एंड ट्रेड का फैसिलिटी होता है जो बहुत सारे ऑफलाइन ब्रोकर्स के थ्रू किए जाते हैं, जेन्युइन तरीके से किया जाता है वो काम। अब कॉल एंड ट्रेड में अगर आपको करवाना है तो सिर्फ रजिस्टर्ड लैंडलाइन नंबर जो कि ब्रोकर की तरफ से करवाया गया है एक्सचेंज में, उसके थ्रू ही ट्रेड्स प्लेस की जाएंगी, ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा, ओनली देन ट्रेड होंगे। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं और आपको किसी अनरजिस्टर्ड नंबर से, किसी मोबाइल फोन से ट्रेड का कॉल आता है, कोई व्हाट्सएप कॉल से फोन आता है, तो उस केस में कोई भी ट्रेड प्लेस मत कीजिए। तो बेटर यही रहेगा कि आप रजिस्टर्ड लैंडलाइन नंबर जो कि स्टॉक ब्रोकर ने केवाईसी के टाइम पे, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे बताया था, उसी से ही कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि ब्रोकर या सब ब्रोकर उन कॉल्स को अपनी तरफ से कह सकता है कि वो मेरे कॉल्स नहीं हैं, वो मेरे लोग नहीं हैं। ऐसी एक काउंसलिंग में हम बैठे भी थे और कुछ इस तरह की एग्जैक्टली बात हुई भी थी। खुद देख लीजिए। It's very easy for any stockbroker to shrug off the responsibility by easily telling that they are not our employees.
This has happened in multiple cases before, sir. They can easily hire other people, give them referral links, and then say induce करो clients को, and then they will just make pre-trade. और ये अकेला केस नहीं, ऐसे कितने ही केस जहाँ पे सब ब्रोकर ने, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने, किसी रिसर्च एनालिस्ट ने अकाउंट हैंडलिंग करके लोगों का नुकसान करवाया। वहाँ पे टेक्निकली बात रखी गई, समझाया गया। देखिए पूरी इंडस्ट्री में जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे गलत काम हो जाते हैं, इस केस में भी है। लेकिन उस केस में बात समझानी पड़ती है, रखनी पड़ती है कुछ इस तरीके से। 6 तारीख को मेल किया है लेकिन 5 तारीख को इनके रिप्रेजेंटेटिव ने व्हाट्सएप पे लिख के दिया है कि ये लाइन कॉपी करके लिख दो मेल पे। यस, आई कंफर्म्ड ऑल ट्रेड्स एज इट इज 5 तारीख को। मिस्टर तिहारी सेड दैट दिस अरेंजमेंट इज डन बाय itself. This money that you are getting in your account is coming from bank account. Has been paying 1.5 lakh without any payout request. इसके अलावा इस कंसल्टेशन में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं जो कि आपको समझना और जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में से अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग हो रही है तो आपके पास आपके मोबाइल ऐप में आपको प्रोविजन मिलने वाला है कि जिस तरह से व्हाट्सएप में आप बाकी के डिवाइसेस को लॉग आउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को जो कि किसी और डिवाइस एक्सेस हो रहा है लॉग आउट करना चाहें तो कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी लॉक करना चाहें कि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, इवन दैट इज अलाउड। अभी इस कंसल्टेशन पेपर को जिस तरह से ये सर्कुलर बनेगा, इसका रेगुलेशन बनेगा, इसको ऑप्शनल रखा जाएगा शुरुआत में। मतलब आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो मत करवाएं। जो लोग थोड़े ओल्ड एज्ड हैं, जो लोग थोड़े नए नए हैं मार्केट में रिलेटिवली, जिनको समझ कम है, वो तो यार पक्का करवाना। जो लोग सच में ट्रेडर हैं, सीरियसली खुद ट्रेड करते हैं, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इट्स देयर चॉइस। बट जनरली उन तरह के लोगों को ये दिक्कत वैसे भी नहीं आती। और अगले 6 महीने के अंदर एक्सचेंजेस को ये मेक श्योर करना है कि जो टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट बेस मोस्ट लाइकली, उनके ऊपर ये प्रोविजन टेक्नोलॉजी के लेवल पे ये फ्रेमवर्क एनेबल्ड हो जाए। और इसी एक पॉइंट के ऊपर मेरे को एक मेजर दिक्कत है। यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स या तो बैंक बेस्ड हैं या वो डिस्काउंट ब्रोकर्स। ज्यादातर केसेस में जो भी हमारे एक्सपीरियंस में हुआ है, ये कंसर्न फुल सर्विस ब्रोकर्स में आता है जहां पे सब ब्रोकर होते हैं, आरएम होते हैं। ब्रोकर का अपने सब ब्रोकर्स एपीएस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। उस केस में कुछ केसेस में ऐसे फिशी काम किए जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ऐसे कुछ काम करते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू। उन लोगों के ऊपर कर्व तो लगेगा ही, लेकिन जो टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स का प्रोविजन है उसमें थोड़ा कम समझ में आया। क्योंकि अगर बेसिक लेवल पे सिर्फ 2024-25 की लिस्ट को देखा जाए तो ब्रोकर्स की लिस्ट में आपको मोतीलाल मिल जाएगा जिसके खिलाफ अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग की 313 शिकायतें हुई हैं। टोटल शिकायतें इस ब्रोकर के खिलाफ 945 ही हुई हैं। मतलब कि इस तरह की शिकायत इस केस में 30% तक होती है। एसएमसी एक और ब्रोकर है, उसके केस में ये मामला कुछ अलग ही है क्योंकि टोटल शिकायतें 2024-25 में उनके खिलाफ 466 हुई हैं, जो कि एनएसए की 1A रिपोर्ट में मिल जाएगा। टोटल शिकायतें 466 और इस तरह की शिकायत 339, मतलब अराउंड 72.7% शिकायतें एसएमसी के खिलाफ अकाउंट हैंडलिंग या अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, रादर टेक्निकली स्पीकिंग अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को लेके हुई है। सिमिलरली ग्लोब कैपिटल 62.8%, चॉइस ब्रोकिंग 39%, गुडविल अराउंड 34%, मैंडोट सिक्योरिटीज करीब 30%। तो अगर एक्चुअल में अप्लाई करना ही था तो उन टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर करना चाहिए था जो कि टॉप करते हैं उस लिस्ट को जहां पे इन तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा है। उससे ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती थी। और इन ब्रोकर्स की मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इन तरह की शिकायतें कंसिस्टेंटली इनके खिलाफ ऐसे क्यों आ रही है और वो भी आगे चल के अपने क्लाइंट्स को एक बेटर प्रोडक्ट, एक बेटर सर्विस दे सके। सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर के ऊपर जहां पे अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश की गई है। कंसर्न्स आएंगे, जेन्युइन तरीके से जो काम करते हैं उनको भी, जो इनजेन्युइन तरीके से करते हैं उनको तो आएंगे ही आएंगे। अब सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर में 5 से 6 लेवल की कंसल्टिंग मांगी है, मतलब राय मांगी है, कमेंट्स मांगी है। सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, खुद क्लिक करके जा सकते हैं। कुछ ये तरीका है, आपको एक एक करके अपनी डिटेल्स डालनी है, फिर उस कंसल्टेशन पेपर का ड्रॉप डाउन में से वैल्यू चूज करना है। देन वैल्यू चूज करने के बाद जो 5 से 6 तरह की प्रोविजंस हैं उनके ऊपर अपना एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट जो भी आपको लगता है कमेंट्स के साथ अगर आप चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से जो फीडबैक देनी थी वो दे दी है। अपनी फीडबैक, अपनी सोच कमेंट के रूप में इस वीडियो की कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए जरूर बताना और साथ में
सेबी का कंसल्टेशन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अपनी फीडबैक रेगुलेटर को डायरेक्टली भी दीजिए एंड हैव योर वॉइस हर्ड। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।